जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई कि छठा दिन है किसका, लास्ट यानी मॉडल पेपर की हम बात करें। पहले हम ये सारे 6 जो मॉडल पेपर हैं बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे, यानी जितने यूपी पुलिस में क्वेश्चंस आए हैं, जो आसान क्वेश्चंस आए हैं, यानी सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसमें आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। वो ऐसा मॉडल पेपर ये है कि सभी लोग, हमें पूरी उम्मीद है कि आज देखिए 19 क्वेश्चन मैक्सिमम जो है सभी एग्जाम में 18, 19, 20 इसके आसपास आते हैं, लेकिन आज हमने इसमें 25 यानी 25 क्वेश्चन रखा है। तो 25 क्वेश्चन में अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए भाई, आपको पता है अब जो है मैथ्स का टाइमिंग चेंज हो गया है। अब आप जो है शाम को 7 बजे मैथ्स की क्लास पढ़ेंगे, यानी स्टडी 91 के चैनल पे। सुबह 10 बजे आप सामान्य अध्ययन, 12 बजे रीजनिंग की क्लास और हिंदी क्लास जैसे होती थी 8 बजे वैसे ही होगी। तो चलो फिलहाल भाई बिना डिले के हुए डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ये आपका आज प्रैक्टिस क्लास है, यानी प्रैक्टिस क्लास का मतलब हुआ कि क्वेश्चंस देखेंगे और सिर्फ जो है हमारा ध्यान क्वेश्चन पे होगा और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला, एक कक्षा में 800 चॉकलेट बांटे गए। प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या के 2 गुने चॉकलेट मिले। मतलब जितने टोटल स्टूडेंट थे, कुल जितने स्टूडेंट हैं, और प्रत्येक छात्र को, मतलब ईच स्टूडेंट को ध्यान दीजिएगा, ईच स्टूडेंट को इनसे 2 गुना नंबर ऑफ क्या मिले, 2 गुना चॉकलेट दिए गए। यानी आपको बोल दिया जाए, बचपन में बहुत बार हमने एक्स माना है कि एक कक्षा में एक्स छात्र हैं, कितने एक्स लोग हैं, और एक छात्र को इनका डबल यानी 2x चॉकलेट मिलेगा। यानी अगर 15 लोग होंगे तो 30 चॉकलेट मिलेगा, 10 लोग होंगे तो 20 चॉकलेट एक को मिलेगा। ये कहने का मतलब यानी नंबर ऑफ चॉकलेटेड ज्यादा बांटी गई हैं, ये कह रहा है। तो आपको बताना 800 चॉकलेट्स बांटे गए हैं। आप बताइए जो 800 है किसकी वैल्यू है भाई, एक्स स्टूडेंट है और 2x, एक को 2x चॉकलेट मिल रहा है, तो x स्टूडेंट को कितना मिलेगा, तो x को 2x प्रत्येक को मिलेगा, तो 2x इंटू एक्स यानी इतना चॉकलेट मिलेगा और कुल चॉकलेट 800 मिलेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि मान लो 15 स्टूडेंट है और सभी को, यानी एक को 20, एक को 30 मिलता है, तो कुल कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई करोगे ना कुल कितनी चॉकलेट बांटी गई है। तो वैसे यहां भी तो कहोगे सर 2x स्क्वायर की वैल्यू पता है, यानी 800 हुआ, और x स्क्वायर की वैल्यू सर 400 हुआ। हाँ सर, और x की वैल्यू कितना हुआ, अंडर रूट 400 का मतलब क्या हुआ भाई 20 यानी x की वैल्यू 20, यानी सर 20 छात्र थे और एक छात्र को 40 चॉकलेट मिल रही है, तभी आप 20 को 40 से गुणा करोगे, क्या आएगा, 800 आएगा। कहोगे हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल बेसिक से, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, हमें कंफर्म है आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चलो इसको बताओ, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन बताइए। ये कह रहा है 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है। बिल्कुल सही है, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता, मतलब आपको ये कह रहा 24 की वैल्यू 100%, 22 की वैल्यू कितना है, तो डायरेक्टली देखो 24 इक्वल टू 100%, एक इक्वल टू दिस, तो 22 इक्वल टू दिस, यही हुआ। तो मतलब 24 की वैल्यू 100% है, तो 22 की वैल्यू कितना होगा, आंसर सॉल्व कर लो भाई, क्या डाउट है। 4 6 24 हुआ, यहां 25 हुआ, और 2 तिहाई 6 हुआ, 2 11 इंटू 25 का मतलब 5 5 2 7 और 2 डिवाइड बाई 3, 3 9 27, 3 एकम 3, 2 बटा 91.23%, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है, कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। ये वैसे भी समझिए कि 24 का 22 कितना परसेंट है, एक लॉजिकल ये भी हो गया कि 24 का 22 कितना परसेंट है, तो यानी 24 डिनोमिनेटर में, 22 ऊपर इंटू 100 से गुणा कर दो। यस, बिल्कुल सही है। चलो इसको बताओ, यदि y का 90% x है, y का मतलब इंटू 90% का मतलब 90% बराबर x, तो y का 90% x है। यस, बिल्कुल लिख दिया। तो आपको बताना y और x का रेशियो आ जाएगा ना, y यहां पे x हुआ, नीचे आ गया,
भाई यहाँ 10 और यहाँ 9, यही तो करोगे, y 10 हुआ और x कितना 9 हुआ। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है तो x का कितना प्रतिशत y है, यानी कंपैरिजन टू x, यानी 9 का 10 कितना परसेंट है, यानी x का y कितना परसेंट अपने आप लिखा गया है, जिससे तुलना किया जाएगा हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। तो आप कहोगे सर 11 होल 1/9% सबको पता है। अच्छा नहीं भाई, नहीं पता है, तो ये 10 पता है। यहां पे 9 एकम 9 1 10, 9 एकम 9, 9 एकम 9 10, यानी 1, यानी 11.11% सबको पता है। बताओ कोई डाउट है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। आप लोग परसेंटेज जैसे ही पढ़े होंगे, हमने कंपैरिजन बिल्कुल आसान से क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे ऐसे। और भाई जिनको बेसिक जरा सा भी डाउट है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे स्टडी 91 चैनल पर। किस पर? स्टडी 91 चैनल पे जाएंगे, परसेंटेज बाय शिवानंद सर, परसेंटेज बाय शिवानंद सर के नाम से जाएंगे। बहुत खूबसूरत, यानी स्टार्टिंग में, यानी पहले हमने बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स और बिल्कुल बेसिक से सारे डिस्कस किए थे, उनमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। और वो अगर आप लोग समझ जाओगे ना, ये सब बिल्कुल हवा में सॉल्व कर लोगे। हवा में मतलब ये हुआ कि अगर आप समझने के बाद चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलो 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी एक का क्रय मूल्य सीपी मानते, 24 का 24 सीपी, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। कितनी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा? बहुत बार रिपीट हुआ है। रिपीट कैसे हुआ भाई? यहाँ 24 18 है, कभी जो है 150 180 होगा, 200 300, बहुत सारे, बस डेटा चेंज करता है, कॉन्सेप्ट यही हुआ। तो आपको बताया भाई सीपी इसको समझो, एसपी इसको समझो। क्यों समझो? क्योंकि भाई जब आप सीपी जैसे वैसे एसपी लाओगे, डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ 18 और यहाँ 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सीपी 18 और एसपी कितना 24, 18 में खरीदते हैं और 24 में बेचते हैं, लाभ होगा कितने का 6, और सीपी यानी 18 इंटू 100 कहोगे। हाँ सर, 6 18, 33 सही 1/3% इज द करेक्ट आंसर कहोगे। ऑप्शन नंबर 4। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है। ये कितनी बार हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा है और कितनी बार हमने खुद से पढ़ा है और आप बता ही रहे हैं, अब डाउट नहीं है। वाह बहुत अच्छी बात है। इसको देखो, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 था, व्यक्ति ने 2 बार बट्टा करके कटवा कर वही घड़ी इतने में खरीदी। यदि पहली बार बट्टा 10% था, दूसरी बारी, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो जैसे भाई 720 रुपए घड़ी का एमआरपी था, यानी 720 रुपए में घड़ी का मूल्य बोला गया था, इतने में हम बेचेंगे। एक व्यक्ति भैया गांव वाला ठहरा, वो सोचा भैया पहले हमें बट्टा दो भाई। कहा ठीक है हम बट्टा देते हैं, लेकिन 10% का देंगे। कहा ठीक है दे दो 10% का। फिर कहा नहीं नहीं, कुछ सोचा कि भाई हमें और बट्टा फिर से दे दो। एक बार 10 दे दिया था, फिर दोबारा कहा अब इस पर हमें फिर से कुछ बट्टा दे दो। अब बट्टा दे दिया उसके कहने पर, तो फाइनली उसने, कस्टमर ने 5508 में कितने में खरीद लिया। मतलब 720 वाले वस्तु को उसने 2 कॉन्सिक्यूटिव बट्टे पर 550.8 में खरीदा। कहोगे हाँ सर। तो बताइए दूसरा बट्टा कितने में दिया? कहोगे सर अगर मार्क प्राइस 720 है, पहला बट्टा 10% का दिया, यानी अगर 100 उसका एमआरपी होगा, 10% का मतलब 90 में वो बेच दिया होगा। मतलब अगर 100 की वैल्यू 720 होगा तो 9 की वैल्यू 9 दूनी 18, 9 63, 63 1 64, यानी 648 रुपए में आफ्टर 10% डिस्काउंट के बाद बेचोगे। यानी 720 रुपए किसी वस्तु का मार्क प्राइस है, उस पर हम 10% बट्टा देते हैं तो कितने में बेचेंगे? कहोगे 720 का 10% निकाल कर घटा दो, यानी 72 घटा दो, 648 में पहला 10% बट्टा देके बेचेंगे। कहोगे यस बिल्कुल सही है। अब फिर कह रहा भाई अगला जो बट्टा देगा 648 पर देगा, यानी 648 पर कितने का बट्टा दे दे, कितने परसेंट का बट्टा दे दे कि 55,550.8 में बेच दे। अब तो आसान हो गया भाई। 648 अगले बट्टे के लिए मार्क प्राइस का काम करेगा, और इतने में जो खरीदा है ये मतलब कस्टमर, तो ये सेलर तो बेच रहा होगा ना, मतलब इतने पर कितने का बट्टा दे, कितने में बेचे, और कितना बट्टा परसेंट निकालोगे एमआरपी पर, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। कहोगे हाँ सर। आप बताओ इसमें घटा दोगे 0.2, भाई यहां 0 तो है ही ना, यहां 7, यहां 14, 5 9 5 14, यहां कितना कहोगे 6 6 6 6 6 6 97.2। बताओ कोई डाउट है? और वैसे भी देखो 50 हो 48 हो बिल्कुल सही।
भाई 97 पॉइंट, इनमें से 97.2 घटा दो, ये हो जाएगा। मतलब ये क्या है, 97.2 जो कम किया वो डिस्काउंट है। तो भाई डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, 97.2 डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस किस पर, 648 पर ना भाई। जो 97.2 रुपए फिर से जो है वो कस्टमर को बट्टा दिया किस पर, यानी 648 पर। सॉल्व कर दीजिए। कहोगे हाँ सर कट गया, ये 648 का एक गुना, जब कंफर्म है डेसिमल में नहीं आएगा तो जाएगा, एक गुना कर दो, 9720 हो गया। तो 12 में से 8 गए, यहाँ पे 4 हो गया। यहां से कहोगे 6 में से 4 गए, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे कहोगे भाई सर 9 से 3 हो गया, बचा कितना 1 0। तो कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24 5, यानी 15%। कहोगे हाँ सर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मतलब 1/10% का अगला उस पर कितना का बट्टा दे दे। तो अगर किसी आर्टिकल को 1 बट्टे पर बेचते हैं, अगला बट्टा देंगे तो जो जिस पर बेचा है ना अगले बट्टे के लिए ये मार्क प्राइस का काम करता है भाई ना। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। इसको बताओ, सबसे आसान क्वेश्चन ये है कि 6,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा, ये बताएंगे ना बताएं। आपको पता सर ब्याज निकालने के बाद अगर बेसिक्स करोगे ब्याज निकालो और अमाउंट का मतलब मूलधन में ब्याज जोड़ दो आंसर, इतना इजी। मतलब ब्याज का फॉर्मूला PRT/100, जो बेसिक से करेंगे वो बेसिक से कर लें और ब्याज निकालने के बाद जोड़ दो। तो कहोगे चलो ऐसे ही कर देते। ब्याज मूलधन कितना है भाई 6,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, टाइम कितना 2, ये उसमें आया था। तो हमने कहा इतना आसान आया था, बिल्कुल 4 नहीं 8 से 48, यानी 4,800 नहीं 480। मूलधन हमारा कितना 6,000 ना, और प्लस 480 को 6,480। इतना आसान क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। लेकिन ऐसे नहीं सॉल्व करोगे। हमने आपको कैसे बताया था कि सर 1 साल में 4% ब्याज, 2 साल में 8%। तो 100 रुपए प्रिंसिपल होगा, 8% ब्याज होगा, तो 100 प्रिंसिपल होगा, यानी 100 की वैल्यू 6,000, 8 ब्याज होगा तो 108 अमाउंट होगा। तो अमाउंट निकाल लोगे। ये बताया था ना भाई, एक एसआई बराबर क्या होगा, आपको बताया था साधारण ब्याज इक्वल टू 1 साल में जितना ब्याज लगेगा और कितने समय के लिए लगेगा मल्टीप्लाई कर दो, यानी ब्याज बराबर 8%। तो 1 साल में 4, 2 साल में 8% ब्याज लगेगा, यानी 100 अगर मूलधन होगा 8 ब्याज हो जाएगा, 108 अमाउंट। तो 100 की वैल्यू दिया, 108 की वैल्यू निकालो, तब भी वही आ गया। देखो 6 8 48 से 1 कम 6, बताओ सही है कि नहीं। बिल्कुल वेरी गुड। जो भी आसान लगे आप सॉल्व करो। फिलहाल हमें लगता है इसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला ही लगाए होंगे इतनी इजी क्वेश्चन में, कहेंगे यस। इसको बताइए भाई, कहोगे सर एक राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 400 है, तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, इसी पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इसी अवधि में। आप बताओ 1 साल में 10% ब्याज, 2 साल में कितना 20% ब्याज, यानी 20% साधारण ब्याज की वैल्यू 400 रुपए। तो मनी कितना 100 की वैल्यू, यानी प्रिंसिपल क्या होगा। तो सॉल्व करोगे 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, यानी 2000 आपका प्रिंसिपल है। अब कहोगे कैसे, हम इसको डायरेक्टली कर दिए सर। 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, यानी 20% ब्याज का मतलब 100 मूलधन होगा, 120 अमाउंट होगा। तो ब्याज दिया है, मूलधन चाहिए, 20 की वैल्यू दिया है, 100 की वैल्यू चाहिए, क्या दिक्कत है। और कुछ लोग ऐसे करेंगे, मूलधन का फॉर्मूला क्या होता सर, ब्याज गुणे 100 और रेट इंटू टाइम रख दो भैया। ब्याज आपका 400 है गुणे 100 ना, और आपका रेट 10% है, टाइम 2 है, देखो तब भी तो आ गया 2000, तब भी आया नहीं आया। कहोगे हाँ सर। तो कोई इशू नहीं है, चाहे बेसिक्स करो चाहे जैसे। अब कह रहा भाई आप बताओ 2,000 रुपए पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 साल चाहे जैसे करो, 10% 200, यहाँ भी 200, और 200 का 10% कितना हुआ 20 रुपए। तो 200 420 रुपए, 420 420 420 करेक्ट। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बस आपको रिकॉल करा रहे हैं भाई कि साधारण ब्याज, पहले ब्याज दिया है साधारण ब्याज, मूलधन निकालो, मूलधन आ गया तो मूलधन पर 2 साल का 10% से चक्रवृद्धि ब्याज, सबको पता होगा भाई। बस डेटा टफ आसान होगा, तरीका हर बार यही होगा। तो क्या कह रहा भाई, तो इतना आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये कह रहा 840, ध्यान समझिएगा, 840 बटा एक्स और 960 बटा एक्स, ठीक है ना। तो बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ बिल्कुल डिवाइड करो। सो एंड सो इज एक्स, मतलब एक्स जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, यानी एक्स की मतलब एक्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एक्स का मतलब आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मतलब किस वैल्यू से डिवाइड कर दे, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो, यानी पूछने का तरीका चेंज कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना, एक्स है,
x से इसको भाग करें, इसको भाग करें, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, चाहे ऑप्शन करो चाहे इसका एलसीएम ले लो, यानी 840 और 960 का एचसीएफ, 960 का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई पहले डिफरेंस चेक करोगे, 0 6 में से 4 गया 2, 120 पहले हुआ, तो 112 से 84, 12 9 61 कट गया, 120 करेक्ट आंसर। 240 होगा नहीं, 240 से कटेगा नहीं भाई, 840, मतलब यानी x का मतलब ये हुआ कि किस संख्या से अधिकतम वह बड़ी से बड़ी संख्या किससे भाग करें कि दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में। तो इसका एचसीएफ 120 से दोनों कट जाएगा, 12 से 84, 12 8 96, यानी इसका मतलब हुआ 120 जो है ऐसी संख्या है जो x का मैक्सिमम मान हो सकता है जिससे दोनों नंबर्स कट जाएंगे। मतलब क्वेश्चन को घुमा दिया है, कहोगे हाँ सर। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो अरे भैया सब वही आसान। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या का औसत, 4 संख्याओं में पहली 4 संख्या मान लें, क्या मान लें भाई आप, ए बी सी डी, बेसिक से कर लो, मतलब ज्यादा कंफ्यूजन हो। पहले 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। भाई अगर चौथी संख्या का औसत x होगा तो इसका औसत 3x होगा। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, अगर चौथी संख्या x होगी तो इनका औसत तीनों संख्याओं का औसत 3x होगा ना। तो बिल्कुल सही, यदि चारों संख्याओं का औसत देना है तो चारों संख्याओं का औसत 5 है, तो चारों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 4 पंचे 20 यानी 20 होगा। तो आप क्या करो, कुछ करना नहीं भाई, अगर 3 संख्याएं हैं इनका औसत 3x है तो इनका योगफल क्या होगा, तो 3 त्रिका 9x ना, और चौथी संख्या x बराबर कितना, चारों संख्याओं का योगफल 20 है, तो 10x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू कितना 2, क्या पूछा जा रहा, देन फोर्थ नंबर विल बी का मतलब x यानी 2। अरे इतना आसान क्वेश्चन भाई नहीं पूछते हैं, लेकिन दे दिया गया है। कहा 4 संख्याएं हैं, चौथी संख्या पहले 3 संख्याओं का औसत चौथी से 3 गुना है, तो चौथी x होगा और तीनों संख्याओं का औसत 3x होगा। चारों का योगफल दिया है 5, चारों का योगफल 5 का मतलब 20 दोनों का योगफल होगा। तीनों संख्याओं का योगफल एवरेज दिया योगफल, और चौथी संख्या का योगफल, चारों का योगफल दिया है, x की वैल्यू निकल आई, x से ही चौथी संख्या है। कहोगे वाह सर वेरी गुड, कोई बात नहीं। ए कोई काम 15, बार बार वही क्वेश्चन, इतना आसान सा क्वेश्चन हुआ भाई। ए किसी काम को 15 डेज में, हाँ सर, बी उसी काम को 20 डेज में, यस सर। दोनों का एलसीएम आप लेते हो, वर्क कितना 60 हुआ सर, 60 टोटल काम हुआ, 15 चौका 60, एक दिन में 4, 20 तिहाई 60, बी एक दिन में 3। ये आप पहले जो पढ़ चुके ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऐसे आप करते हो ना, यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम के। अब आपको एक कंडीशन यानी 60 वर्क कंडीशनली करना, कैसे, एक साथ ए और बी करेंगे। आप कहोगे सर एक दिन में 4 करेगा, बी एक दिन में 3, ए और बी एक दिन में 4 दिन 7 करेंगे, 4 दिन तक काम किए यानी 28 काम कर लिए। कहोगे हाँ सर, तो शेष बचा कार्य पूरा कितना भाग होगा, शेष पूरे कार्य का जो बचा हुआ भाग है कितना भाग होगा। कहोगे सर 28 काम तो हो गया 4 दिनों में और 60 काम टोटल है, तो 60 में से 28 घटाओगे तो 32 काम बचेगा ना। तो ये कह रहा जो 32 काम बचेगा, कहोगे हाँ सर, तो 32 काम जो शेष काम है 32, वो पूरे कार्य यानी 60 का कितना भाग है। कहोगे यस, सॉल्व कर लेंगे सर, यहाँ 4 32 हुआ, 4 15 चौका 60 यानी 4/15 भाग काम बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है, कहोगे नहीं सर ये बहुत बार सॉल्व कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। वाह, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आज आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे भाई, उसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्लियर ना। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होता भाई कि जो है क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे। चलिए ध्यान समझिएगा इसको। एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है और 16 किलोमीटर आता है पूरी यात्रा में औसत चाल। एक क्वेश्चन यूपीपी का एवरेज स्पीड वाला पेट है, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे 4 का। हम 2 का जान के सॉल्व करा रहे हैं और आसान वाले कि आप लोगों को रट जाए, फिर उसके बाद टफ कर देंगे। भाई अपने घर से दफ्तर 4 किलोमीटर की स्पीड से गया और 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया, तो कहोगे भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग ध्यान दीजिए। अगर बराबर दूरी होगी 2 × S1 × S2 डिवाइड बाई S1 + S2, यही हुआ। यानी औसत चाल का फॉर्मूला भी आप लोग लिखे थे और फॉर्मूले के अलावा x भी मानते थे। और औसत चाल का फॉर्मूला क्या, औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। ध्यान समझिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। हाँ सर, तो दूरी कितनी x माने, नहीं सर,
6 और 4 का एलसीएम यानी 12 किलोमीटर। कभी भी जब बराबर दूरी को अलग अलग चाल से जाते हैं तो चाल का एलसीएम ही दूरी मानते हैं भाई। तो 6 और 4 का एलसीएम 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर गया और 12 किलोमीटर वापस आया, तो कुल 24 किलोमीटर जाने आने में चला। तो 12 किलोमीटर पहले 4 की स्पीड से गया तो 3 घंटे लगे, और 12 किलोमीटर 6 किलोमीटर की वापस आया तो 2 घंटे लगे। तो यानी 24 किलोमीटर वो 5 घंटे में टोटल डिस्टेंस गया। तो 5 चौक 20 और 5 8 40, 4.8 किलोमीटर एवरेज स्पीड। बताओ समझ में आ रहा है? 5 चौक 20, हाँ बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं इज द करेक्ट आंसर। या कंफर्म है? डाउट किसी को? और बाकी जिसको फॉर्मूला करना, 2 इंटू जाने में 4 किलोमीटर, आने में 6, डिवाइड बाई 6 4 10, तो 2 पंचे 10, देखो 6 चौक 24 बटा 5 आया नहीं आया। लेकिन ये कब करते हैं? आसान के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन जब टफ होगा हमेशा जो है एक दूरी को अलग अलग चाल से जाएगा तो ऑलवेज आप लोग जो है चाल का एलसीएम ही दूरी मानोगे, एक्स नहीं मानोगे भाई, ठीक है ना? वाह। और बाकी जिसको जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमने स्टार्टिंग में जो है जो डिस्कस किया, प्लेलिस्ट में जाइएगा, चाल समय दूरी शिवानंद सर के नाम से डालोगे, हमने डिटेल में 2 से 3 4 क्वेश्चंस एवरेज स्पीड के डिस्कस किए हैं और उसको डिटेल में बताया है। कहोगे हाँ सर वेरी गुड, इसको बताओ। एक कमरे की फर्श की माप 4x3 है, ऊंचाई 3 मीटर है, कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगनकरण है, रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो? ध्यान समझिएगा भाई। आप देखो जहां बैठे हो रूम देखो पहले, उसका डायमेंशन लंबाई गुणे चौड़ाई है ना, बिल्कुल सही। ऊंचाई आपको पता है, ठीक है। तो कमरे की दीवारों तथा छत पर रोगनकरण है, दिए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। भाई कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल तो ऊंचाई है 3 मीटर, रोगन किए जाने वाले भाग का, तो कमरे के दीवारों तथा छत पर रोगन करना। भैया दीवार पर रोगन करना है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है। बताओ 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या? चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस भैया छत पर रोगन करेंगे ना, क्या फर्श में तो नहीं करेंगे ना? तो छत पर रोगन का मतलब लंबाई और चौड़ाई, छत में कहां ऊंचाई होगी ना, तो लंबाई और चौड़ाई और गुणा कर दोगे। हाँ सर। लंबाई आपको 4 मीटर दिया 2, और चौड़ाई आपको 3 मीटर दिया है। हाँ सर। हाइट आपको 3 मीटर दिया है। कहो हाँ सर। लंबाई 4 मीटर इंटू 3 मीटर, जोड़ दो भाई। तो 4 3 7 गुना 14, 14 42, और प्लस कितना 4 3 12, 42 और 12 54, 54 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बहुत छोटा भाग है भाई, समझ में आया ना? ये लंबाई दिया, डायमेंशन का मतलब पहले लंबाई और फिर चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई दिया रख दो, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आपको दिया 3 मीटर, तो कमरे के चारों दीवारों पर अगर रोगन करेंगे तो ये हुआ भाई। छत की बात अगर हम करेंगे तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई पर करेंगे, तो जोड़ दिया बस आंसर। कहोगे हाँ सर। 13वां, जल्दी बताइए भाई। ये सब क्वेश्चन आसान है, ये यूपी पुलिस के लेवल और एसएससी जीडी का आसान वाला लेवल है। ये हम पहले ही बोल रहे हैं टफ लेवल नहीं है, और टफ लेवल पढ़ना है तो हमने चैप्टर पढ़ाए हैं, आपको पता है उन्हें। ये आप बताओगे, एक लाइन का क्वेश्चन है, अभी हमने बताया था, ये आप बताओगे ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन तुरंत करोगे सर। 30 एलसीएम हुआ, 15 दुनाई 30, 2 वर्क पर डे, 10 तिहाई 30, 3 वर्क पर डे होगा। दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, कौन? उन्होंने मिलकर आरंभ किया, ए और बी। ए 2 वर्क एक दिन में, बी 3 वर्क, 3 2 5 वर्क एक दिन में होगा, किंतु 2 दिन पश्चात, 2 दिन में 10 वर्क हो गया। 10 वर्क होने के पश्चात बी छोड़ दिया, तो ए को शेष काम करना था। कितना समय, संपूर्ण समय कितना लगा भाई? 10 काम हुआ है, 30 काम बचा, 20 काम। इसको कौन करेगा? ए करेगा। एक दिन में 2 काम करेगा, 20 को 10 दिन में करेगा। तो 10 दिन में जो है 20 काम ए ने किया, और बाकी जो है 2 दिन तक दोनों मिलकर किए। कुल 12 दिन का समय लगा, यही पूछा जा रहा है। कुल 12 दिन का समय पूछा जा रहा है, 12 दिन। तो ये हमें पूरी उम्मीद है, इसके पहले भी अभी हमने एलसीएम लेके बताया था, क्वेश्चन वही वाला है। और ये जिनको ज्यादा डिटेल पढ़ना है, हमने अब इसमें भी, यूपी पुलिस में भी और इसके पहले जो है टाइम एंड वर्क के 2 से 3 बार रिपीट कर चुके हैं भाई, कि कैसे आप सॉल्व करोगे ना। वेरी गुड। तो आपको कंफर्म है भाई। तो डेली 7 बजे तो आप जुड़ेंगे, शाम को 7 बजे हम आपके साथ रहेंगे। उसके अलावा जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है, बार बार बता रहे हैं भाई, आप जो है स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में जाएंगे और चैप्टर का नाम डालेंगे कि परसेंटेज बाई शिवानंद सर।
हमारा नाम शिवानंद सर है भाई, आपके साथ अब हम जुड़ेंगे थोड़े दिन के लिए, तो मतलब आपके साथ जुड़े रहेंगे शिवानंद सर है, तो आप जाएंगे वहां पे जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है बिल्कुल पढ़ सकते हैं। उसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, बिल्कुल बेसिक दिए गए हैं, और आप कहेंगे भाई फिर से हम पढ़ा देंगे, फिर से बिल्कुल यूपी पुलिस का बेसिक पढ़ा देंगे वो चैप्टर। लेकिन आप कहो तो आप जाके पढ़िए, समझिए, डाउट हो तो कमेंट करिए भाई, हम आपके साथ हैं और आपका जो है सपना हमारा सपना होगा, ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आप सिलेक्शन होंगे तो हमारे लिए भाई बहुत अच्छी बात होगी। और आपको जिनको भी स्पीड टेस्ट देना है यानी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना है तो वो जाके स्टडी 91 पर स्पीड टेस्ट जरूर देंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका अपने आप को इवेल्युएट करने में, असेसमेंट करने में आपको आसानी होगी कि भाई हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं सर, हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं। वाह, क्वेश्चन नंबर 14 पर आप आएंगे, बताइए भाई क्या होगा। कहोगे टू ट्रेन गोइंग अपोजिट डायरेक्शन हैव अ सेम स्पीड, इफ द लेंथ ऑफ ईच देम इतना क्रॉस अदर इतना, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच। वाह भाई, विपरीत दिशा में जा रही दो ट्रेनों की चालें बराबर हैं, अगर इसकी x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसकी भी x किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, बराबर चाल से जा रही, ऐसे बराबर जा रही आएंगी आप, चलो ठीक है। प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर, इसका भी 180 मीटर है और इसका भी 180 मीटर है, वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। हाँ ये भी सही है। तो उनकी चाल क्या, आपको याद होना चाहिए, जब दो ट्रेनें, रेलगाड़ी वाले चैप्टर में हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी तो जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा भाई उनकी लंबाइयां जुड़ेंगी, रिलेटिव स्पीड होगा उनकी चालें जुड़ेंगी, टाइम दिया होता है या निकालना होता है। समझ में आया? यस सर। तो आप जो डेटा मिसिंग है पहले निकालो, जैसे चाल निकालोगे, यानी अगर रिलेटिव स्पीड निकालते हो तो आप रिलेटिव स्पीड का मतलब रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, जो मिसिंग होता वो निकालते हो, स्पीड की जगह पर रिलेटिव स्पीड और डिस्टेंस जगह पर रिलेटिव डिस्टेंस आपको लिखना है भाई। कहोगे यस सर। तो 180 पहले की, 180 दूसरे की, तो 180 180 360 मीटर रिलेटिव डिस्टेंस हो गया ना, पहले की ट्रेन 180, दूसरे की ट्रेन की लंबाई भी 180, दोनों की 360। यस, तो दोनों एक दूसरे को पार करती हैं 18 सेकंड में, 18 दुनाई 36, यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। दोनों का रिलेटिव स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन पहली बात तो स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में बताना ही नहीं है, तो किलोमीटर पर आवर में बताना है। यानी 20 को आप लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करोगे, उल्टा कितनी बार आपको बताएं स्पीड टाइम डिस्टेंस में, तो 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर दोनों की रिलेटिव स्पीड है। यानी रिलेटिव स्पीड का मतलब यानी दोनों की चालें जुड़ी हुई, यानी x प्लस एक्स, यानी दोनों की बराबर स्पीड है, दोनों की बराबर स्पीड का सम 72 है। तो प्रत्येक की स्पीड कितना हुआ भाई, 72 डिवाइड बाई 2, 36 किलोमीटर प्रत्येक की स्पीड है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई, ये हमें कॉन्सेप्ट पता है। जिनको कॉन्सेप्ट में डाउट हो, ट्रेन रेलगाड़ी जो है, फिर से हमने कहा रेलगाड़ी अलग से बता 2-3 बार, आप जाइएगा किस पर, जाइएगा यूट्यूब पर, स्टडी 91 पर शिवानंद सर के नाम से जाइएगा, तो बिल्कुल आपको ये सारा प्लेलिस्ट में जितने भी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। कहोगे हाँ सर, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ध्यान समझिएगा, कह रहा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 45 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। कहोगे वाह सर, आप बताओ सबसे पहले 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 15 से विभाजित होगी? कहोगे 15 ही तो है। 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 3 से विभाजित होगी? भाई 2 अंकों की छोटी, 3 त्रिक्का 9, 9 तो हो नहीं सकता, एक डिजिट है, 3 चौक 12, यानी 3 चौक 12 का मतलब 10, इससे छोटी हो ही नहीं सकती है। उसके बाद जो टेबल जाएगा वही होगा। तो चाहे आप ऐसे करो, 10 में 3 से भाग करोगे तो 3 त्रिक्का 9, यानी 1 जो बचेगा, मतलब 1 बचेगा, और 1 में टेबल ले जाने के लिए 3 और 1 का डिफरेंस 2, वो नंबर में वही 2 जुड़ जाएगा, यानी 12। तो ऐसे आपको क्या समझना है, आपको बताए होंगे भाई 5 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी 3, 4, 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,000 बताए थे। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 जीरो बढ़ा दो, 7 अंकों की, 8 अंकों की बढ़ाते जाओ, 2 अंकों की सबसे बड़ी
3 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, सब पता आपको हो गया। हाँ सर, तो भाई आपको बात कर रहा 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है जो 45 से डिवाइड है, तो आपको क्या करना है, इसका नहीं 10,000 45 से विभाजित करना है, लेकिन इसके एक बार और टेबल ले जाना है, वही आंसर। तो सर बेसिक्स करें, हाँ कर दे। अच्छा चलो आपके लिए बेसिक्स कर रहे हैं। 45 गुना 90 10 बचा सर 100, 45 गुना 90 10 बचा सर, फिर वही 45 गुना 90, मतलब हर बार 10 बचेगा। मतलब ये हुआ कि आप जो है अगर जो है 45 से आप भाग कर 10 रिमाइंडर बच रहा है, यानी उससे 45 से और काटने के लिए इनका डिफरेंस यानी 35 है, नंबर में जोड़ना पड़ेगा, यानी संख्या जो होगी आपका यानी 10,000, तो ये ठीक है, और प्लस 35 जोड़ दोगे 10,035 जो है आपका ऐसा नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब 35 का टेबल ले जा रहे हैं 10,000 में हर बार, तो 10 रिमाइंडर बच रहा, यानी जो है 9,990 45 से डिविजिबल है। अब 9,990 में 45 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाए, 10,035 ही तो आएगा। या ऐसे करो कि भाई जो रिमाइंडर बच रहा है उसमें क्या जोड़ देंगे 45 से डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर में 45 35 और जोड़ दें, मतलब इनका अंतर जोड़ दें 35 नंबर में जो डिविजिबल हो जाएगा, तो भाई वही बढ़ा दो। कहोगे हाँ सर कितनी बार सॉल्व किए हो, वाह। अब ये क्वेश्चन ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, बॉड मास वाले क्वेश्चंस। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, आपको पता है कोई इश्यू नहीं है। पहले विनिकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, साइन की बात करें पहले ऑफ, फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन, 3 की बात करेंगे। लेकिन वी का मतलब विनिकुलम बार होता, बी का मतलब ब्रैकेट, पहले स्मॉल फिर करली फिर बड़ा ब्रैकेट ना, ठीक है। चलो इतना पता होगा आपको। बॉड मास फिर से आपको डिस्कस करेंगे। चलो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा ब्रैकेट ये है, तो 1 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी 1 + 1 डिवाइड बाई 2 का मतलब इसका वैल्यू 1/2 हुआ। 1 में 1/2 जोड़ोगे तो 1.5/2 यानी 3/2 आ गया। इस पूरे इसका समझ में आ गया। अलग अलग देखो करके भाई, आप अगर इसकी बात करोगे तो ये हो गया, कहोगे हाँ सर ये हो गया, ठीक है। अब 3/2, अब ये 3/2 हो गया। जैसे यहां डिवाइड साइन लगा है, ध्यान दो, 1 + 1 में डिवाइड करो, ये मल्टीप्लाई यहां करोगे 3/2, तो डिवाइड करोगे 2/3 हो जाएगा ना, समझिएगा भाई। ये 3/2 है, डिवाइड लगा है तो इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा कितना, ये भाई 3/2 2/3 में। हम ये भी सॉल्व कर लिए इसके हेल्प से, मतलब इसका आंसर कितना आया, 3 × 3 तो 5/3 आया। कहां, यहां तक 5/3 आया। अब देखो अब बचा 1 + 1, तो 1 + 1 5/3 का मतलब 3/5, ध्यान दीजिएगा, मतलब 5 × 5 3 8/5, ये 8/5 यहां से लेके यहां तक आ गया, ठीक है ना। अब 1 बचा है तो 1 × 5/8 उल्टा हो जाएगा। क्या 5/8 ऑप्शन में है? हाँ सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बताओ, बॉड मास जो पढ़े होंगे वो जल्दी समझ रहे होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे कंफ्यूजन होगा। एक बार फिर से रिकॉल करके इत्मीनान से समझ के देख लिए, हमें पता सब लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको तो कोई डाउट ही नहीं। अरे यार यहाँ कुछ वैल्यू मिसिंग है, डाउट हो जाएगा फिर। 5 2 700 × 4 × 3 में कुछ जोड़ा गया है, तो 7 चौक 28, तो ये देखो ये 700 हुआ, ये 4 2800, और 3 में क्या जोड़ा गया, कंफ्यूजन है भाई। यहाँ वैल्यू कुछ मिसिंग है, इसलिए कोई बात नहीं, नहीं मिसिंग मान लो। देखो यहाँ वैल्यू कुछ मिसिंग है, बताइए क्या मिसिंग है, नहीं पता भाई। अगर मिसिंग नहीं होती थी ये तो डायरेक्टली हो गया ना, 7 चौक 2800, और 3 में जो जोड़ोगे उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आंसर। लेकिन नहीं मिसिंग है तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो अभी याद करो, ये बताया था आपको 10/18 प्राप्त करने के लिए 5/36 में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए। 5/36 में क्या जोड़ दो कि 10/18 आ जाए। 5/36 में क्या जोड़ दो कि 10/18 आ जाए। कहोगे सर x जोड़ दे, तो मतलब ये होता कि 5/36 में क्या जोड़ दें, x जोड़ दो 10/18 आ जाए। यानी x की वैल्यू जो होगी भाई 10/18, रहने देते हैं ऐसे, में 5/36 घटाना है ना। हाँ सर, तो कैसे घटाते हो, बहुत सारा तरीका है। 18 36 का एलसीएम लेते हो, या डिनोमिनेटर बराबर कर दें। बराबर करने का मतलब यानी 36 और 18 बराबर करने में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ कर दो, 20 में से 5 गया, 15/36 हो जाएगा। अब भाई ये कितना हो गया, 20/36, ये 5/36, 36 बराबर है तो 15/36, 3 × 5 = 15, और 3 12 3 36, 5/12 है। हाँ सर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। ये तो आसान है, इसमें टफ नहीं है भाई, हमें पता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक, जब भी कोई फ्रैक्शनल डेटा दिया होता उसका एलसीएम क्या होता भाई, यानी एलसीएम हमेशा न्यूमरेटर का, यानी न्यूमरेटर का एलसीएम
2 4 5 7 इसका एलसीएम, और एचसीएफ किसका, डिनोमिनेटर का लेते हैं, यानी 3 9 6 12 इसका एचसीएफ लेते हैं। कहोगे हाँ सर। तो जब आप एलसीएम लोगे भाई, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो 2 4 5 7, तो 2, ये देखो 2 और 4 का 4 होगा, तो 4 और 5 4 20 140, इसका एलसीएम क्या होगा 140। अच्छा क्या 70 होगा, नहीं सर, हाँ सर 140 ही होगा सर, 140 इसका ये हुआ। तो एचसीएफ क्या होगा 3 9 6 12 का, तो 3 सबसे इनमें डिफरेंस कितना 6 नहीं होगा, 3 और 2 से सब नहीं कटेगा, 3 यानी 3 होगा, 140 बड़ा 3। यस, कहोगे हाँ सर। 3 9 6 12 का एचसीएफ भाई 3 एकम 3 3 दुना 3 त्रिका 9 3 3 सब कट रहा, 3 ही तो है, 140 बड़ा 3, ऑप्शन नंबर 4। कहोगे वाह सर। अभी आपको इसके पहली क्लास में भी यही बताया था, इसको आप बताओगे कि भाई जो पांचवा था ये जरूर पूछा था परसेंटेज का क्वेश्चन। मतलब आप क्या मानते हो भाई, अधिकतम अंक 100 मानते हो। एक ही परीक्षा में 2 अलग अलग विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, उनको हमेशा पास कराना होता, बस आंसर। तो भाई कुल अधिकतम अंक जो है ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स अगर आप मानते हो, हाँ सर, तो क्या करते हैं, अब अधिकतम अंक जो मानोगे ना, तो 20% पाया, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ, 30 और जोड़ दो। भाई कोई व्यक्ति है 100 में से 20% पाया, यानी 100 का 20 पाया, 30 अंक से फेल हो गया, 30 और जोड़ दो, पास करा दो। भाई अधिकतम 100 मार्क्स हमने मान लिया, पूर्णांक 100 है, 100 में से 20% 20 हुआ और 30 से फेल हुआ, ये परसेंटेज है, ये अंक है, यानी अगर इसको एक्स में मानो और इसको वैल्यू मानोगे ना, वही तो हुआ। तो 20 लाया, 30 से फेल हुआ, इसको पास करने के लिए चाहिए। दूसरा, ये 100 का 30 लाता अधिकतम अंक का, 42 से अधिक पाया, मतलब न्यूनतम अंक से 42 अधिक पाया, अगर 42 आप घटा दोगे तो ये भी पास हो जाएगा। आपको बताए थे एग्जाम्पल पिछली बार भी, ये क्वेश्चन बना था कि अगर बोल दिया जाए कि 40 अंक पास होने के लिए चाहिए, एक 30 पा रहा है यानी 10 से फेल हो रहा, एक 45 पा रहा है यानी 5 ज्यादा पा रहा है, यानी जितना ज्यादा पा रहा घटा दोगे तो वो भी पास हो जाएगा। जैसे ये मैक्सिमम का 30 पाया, 42 से फेल हुआ, 30 में 42 घटा दो, ये भी पास हो जाएगा। और जब दोनों पास हो जाए तो पास करा दो भाई, ये तो कह रहा ना। कहोगे हाँ सर, बस सॉल्व कर दीजिए भाई, 20 इधर जाएगा माइनस जाएगा, 42 इधर जाएगा प्लस जाएगा, तो 10% की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 42 और 30 कितना हो, 4 3 7 72 है सर। क्या पूछा जा रहा, तो न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, वाह बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 10% की वैल्यू 72 हुआ, एक की वैल्यू 7.2 मार्क्स हुआ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ये मार्क्स इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आपको परसेंटेज पासिंग मार्क्स चाहिए, मतलब मैक्सिमम मार्क्स नहीं चाहिए, उत्तीर्ण अंक भी नहीं चाहिए। जो एक दिमाग लगाओ एक लाइन में, पहला व्यक्ति 20% ला रहा, 30 अंक से फेल हुआ, यानी 30 अंक को परसेंट में कन्वर्ट कर दो तो आ जाएगा परसेंटेज पासिंग मार्क्स। कहोगे हाँ सर। दूसरा जो है यानी 30% ला रहा, 42 से फेल हो रहा है, कुछ गड़बड़ है सर, गड़बड़ है, हाँ सर गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आपने सब पूरा गलत कर दिया। क्या, हम पढ़े नहीं, 32 दिया है, परंतु अन्य विद्यार्थी 32% लाएगा, 42 से फेल हुआ, 32 माइनस 42, पूरा गड़बड़ ही हो गया ना, मतलब पास करने के लिए ये हुआ। ठीक है सर, कोई बात नहीं, डिजिट है, हम 30 हमारे माइंड में चल रहा था, हम 30 कर दिए, वहां पे पूरा नहीं पढ़े। 20% लाया तो फेल हुआ 30 से, और 32% लाया 42 से फेल हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, अब हुआ ना। तो कहोगे बात तो वही हुआ, ये इधर जाएगा तो 12% हुआ, तो 12% की वैल्यू कितना 72, तो एक की वैल्यू 12 6 72 हम जान कर दिए, यानी 6 अंक की वैल्यू 1% हुआ। कहोगे हाँ सर, बहुत सही बात है। आप बताइए, आपको जो बताना चाह रहे थे वो देखो, 20% लाया, 30 अंक से फेल हुआ, यानी 30 अंक जो है जुड़ जाएंगे तो पास हो जाएगा, अगर 30 अंक परसेंटेज में जुड़ जाएंगे तो भी परसेंट पास हो जाएगा। 32 लाया, 42 से फेल हुआ, यानी 42 अंक को अगर परसेंटेज में कर दो, घटा दो, तो परसेंट से फेल हो, मतलब परसेंट से पास होगा। अभी परसेंट वैल्यू दोनों पास होगा, आपको परसेंट से पास कराना है, तो क्या करोगे भाई, अगर 30 मार्क्स को हम परसेंटेज में कर लें, 6 मार्क्स की वैल्यू 1% है, तो 30 मार्क्स की वैल्यू कितना हुआ भाई, इसमें 5 से गुणा करो तो यहां 5%, यानी जब 6 मार्क्स की वैल्यू 1%, 30 मार्क्स की वैल्यू 5% होगा, तो यानी यहां 5%, 30 की वैल्यू 20 + 5 कितना 25%, यानी 25%, 20 लाया था, 30 अंक से फेल हुआ, यानी 5% से फेल हुआ, यानी 25% पासिंग मार्क्स है भैया, बहुत कम है। और चाहे ऐसे करो, 6 अंक की वैल्यू 1%, 42 6 7 42, तो इसकी वैल्यू 7%,
25 से 7 घटाओ तब भी 32 7 घटाओ तब भी 25 आ जाएगा। कहोगे वाह सर वेरी गुड। चलो इसको बताओ। अब बस खत्म होने वाला, जल्दी से देखो इसको। किसी वस्तु को हर साल इतने में खरीदता है और विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है, फिर उसे 20% लाभ पर बेच देता है, विक्रय मूल्य क्या होगा? वाह भाई, भाई हर्षल ने 380 में खरीदा, ठीक है ना, और विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च किया। ही स्पेंड 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑन द रिपेयर्स। तो भाई 380 में उसने खरीदा और 20% विक्रय मूल्य का रिपेयर पे खर्च किया। अब बेचा, अब कितने में बेचा हमें नहीं पता। स्टिल ही गॉट 20% प्रॉफिट। ध्यान समझिएगा, एक वर्ड बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। 20%, 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। 20% की वैल्यू 1/5, 1/5 विक्रय मूल्य का उसे मान लो स्पेंड करता है विक्रय मूल्य का, तो 1/5 विक्रय मूल्य है कितना नहीं पता है। एंड ही स्पेंड 20% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑन इट्स रिपेयर्स। मतलब 380 में खरीदा, कितने में बेचा नहीं पता, जितने में बेचा होगा, ध्यान समझिएगा, इसका 20% जितने में बेचा होगा हमें नहीं पता, इसका 20% वो खर्च किया होगा मरम्मत पे। और आपको पता है किसी आर्टिकल को खरीदने के बाद उस पे जो मरम्मत का खर्च या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेगा। मतलब ये टोटल कॉस्ट प्राइस बन गया नहीं बन गया? कहोगे हाँ सर। 380 आपका में खरीदा और x हमने विक्रय मूल्य मान लिया, x का 20% मरम्मत पर खर्च किया, तो इसका मतलब 380 प्लस मरम्मत खर्च कुल सीपी आ गया। हाँ सर। अब फाइनली इसने कह रहा इसको स्टिल 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ? बड़े कंफ्यूजन में हैं हम भाई। भाई बेचा उसने x में, ध्यान दीजिएगा, बेचा उसने x में, तो कह रहा है उसे फिर भी 20% लाभ पर होता है। यानी जो ये सीपी है इस पर 20% लाभ पर इतने में बेचेगा। मतलब 120 बाई 100 से गुणा करोगे तो 100 बाई 120 से यहां करोगे, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब यानी अगर ये सीपी हुआ तो 120 बाई 100 से गुणा करो तो एसपी आ जाएगा। एसपी तो एक्स मान रही चुके हो ना। और एसपी मतलब ये कहना, ध्यान समझिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा, बेसिक से कर रहे हैं। तो 20% प्रॉफिट का मतलब चाहे कुछ लोग 6/5 करेंगे और चाहे 20% प्रॉफिट का मतलब 120 बाई 100 में बेच देगा और बेचेगा x में। x विक्रय मूल्य है। कहोगे हाँ सर, वाह वाह, अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं तभी आसान हो जाएगा। अब सॉल्व कर देंगे भाई, सॉल्व कर देंगे। 6/5 ये इधर आएगा, 5/6 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, देखिए 380 बराबर वो उधर आया कितना, देखो ये पूरा ब्रैकेट था पहले, इधर आएगा 5/6, 5/6x, और ये प्लस इतना है उधर जाएगा, देखो कितना, -1/5x। ठीक है ना भाई, ये इधर आएगा 6/5, ये 1/5x ही हो जाएगा। तो कहोगे एलसीएम 6×5 = 30, 6×5 = 30, 5×5 = 25x। अब ये सॉल्व करो आप भाई, 5×6 = 30, 6x ना। तो ये 19x/30, देखो 19x/30 बराबर 380। तो x बराबर कितना, 19 दूनी 38, 20 × 30 यानी 600। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो देखो कितना अच्छा कह रहा है कि एक वस्तु खरीदा कितने में, 380 में, जितने में बेचता है उसका 20% उसे क्या होता है भाई, उसने उसके मरम्मत पे वस्तु खरीदा, मरम्मत पर खर्च किया। कहोगे सर विक्रय मूल्य x रुपए है, इसका 20% मरम्मत पर, x का 20% मरम्मत पे खर्च किया, तो कुल ये सीपी हो गई। यानी जो एक्चुअल खरीदा और मरम्मत कॉस्ट जुड़ के सीपी बनती है। अब जो सीपी बनी इसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी जो सीपी है 20% लाभ पर 120 बाई 100 से गुणा करोगे तो एसपी बन जाएगा, जो कि x के बराबर होगा। अब सॉल्व कर दो, x की वैल्यू निकालो, वही एसपी होगी, यानी 600। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में इतना 5 वर्षों में, अरे भैया तो कितना आसान है, इतना हो जाता है। आप पहले बताओ 2 वर्षों में इतना, 5 वर्षों में, ब्याज की किस वार्षिक दर से, दर बताना, पहले प्रिंसिपल आप बता सकते हो। देखो कोई धनराशि है 2 वर्षों में पहले 2520 हो जाती है, और वही धनराशि 5 वर्षों में, 5 ईयर में 2700, यानी अमाउंट दिया है, ये पहला अमाउंट, ये दूसरा अमाउंट। तो एक प्रिंसिपल है, और साधारण ब्याज की दर हर साल बराबर है ना। कहोगे हाँ सर, कि सर 2 साल में 2520 हुआ और 5 साल में इतना, तो भाई 3 साल में जो ब्याज हो कितना मिला, इनका अंतर 20, ये 80 ये हो गया, और बाकी 100 यानी 180। यानी सर 3 साल का ब्याज 180, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 3×4 = 18, 60 रुपए।
हमें पता हो गया सर। हमें ब्याज की दर अगर चाहिए तो अगर बेसिक से फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें चाहिए क्या, साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन मूलधन इंटू टाइम। तो कोई भी कर दो भाई, मूलधन इंटू टाइम। तो मूलधन कुछ था 2 साल का ब्याज, 1 साल में 60 रुपए, 2 साल में 120 रुपए ब्याज होकर 2520 हो जाएगा। यानी अगर आप अमाउंट से ब्याज घटा दो तो कितना, 2400 रुपए आपका प्रिंसिपल हो गया। 2400 रुपए था, 1 साल में 60 रुपए, 2 साल में 120 होकर अमाउंट बना। तो कहोगे हाँ सर, तो इसका मतलब ब्याज कितना है, 1 साल का 60 रुपए, 60 इंटू 100 डिवाइड बाई मूलधन कितना 2400, और 1 साल की बात कर रहे हैं ना, 2 साल का नहीं, 1 साल की बात कर रहे हैं सर। कहोगे हाँ सर, तो यहां से डेसिमल्स आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 ने 24, 2.5 वर्ष सर, 2.5 वर्ष। कोई नहीं है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, हमें पूरी उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। एक व्यक्ति 6 घंटे तक 5 किलोमीटर की चाल से, 12 घंटे तक 4 किलोमीटर चाल से चलता। औसत चाल, वाह भाई, औसत चाल का मतलब कुल दूरी डिवाइड बाई कुल समय। भाई पहले 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे तक चला, यानी 30 किलोमीटर चला। अगले 12 घंटे तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, यानी 12 चौक 48 किलोमीटर चला। कुल औसत चाल, कुल दूरी कितना चला, 30 और 48, 4 3 7 78 किलोमीटर। कुल समय 12 6 18 घंटा। आंसर है कि नहीं भाई? पहले देखो 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर चला भाई, और 12 घंटे में 4 किलोमीटर की स्पीड से 12 चौक 48, तो कुल दूरी 48 30 78, और कुल समय 12 घंटे और 6 घंटे 18 घंटे। तो करोगे सर, कुछ करना ही नहीं है, 2 9 18, 2 से कितना, 2 3 6, 2 9 18, तो 13, अरे भाई 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 13 तियां, तो 3 चौक 12, 4 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल, 4 से ही 2/3 की 1/3। हाँ भाई, 4 से ही 1/3। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ये बताने वाला क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हमने कहा चलो बता देते हैं। 280 किलोमीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। व्यक्ति को 200 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय चलते हुए एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को, ध्यान समझिएगा, 280 किलोमीटर ट्रेन, ये ट्रेन है जिसकी लंबाई 280 किलोमीटर है। यार किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाए, मीटर होगी, किलोमीटर नहीं भाई, मीटर लिखो, हमें तक किलोमीटर नहीं मीटर। 280 मीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में, यानी ऑब्जर्वर लंबी ट्रेन है। देखो जैसे ऑब्जर्वर ट्रेन प्लेटफॉर्म होता है, वैसे भाई लंबी ट्रेन का मतलब ट्रेन खड़ी हुई है, उसको पार कर रही है। तो ट्रेन को पार करने का मतलब जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा भाई, इसकी खुद की लंबाई 280 और प्लस 200 को पार करेगी, यानी रिलेटिव डिस्टेंस ये हो गया। आपको स्पीड दिया 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला रिलेटिव डिस्टेंस 3 2 480 किसमें, मीटर में भाई, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 5/18 से गुणा कर दो। हाँ सर भाई, रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म की जगह पर ये भाई ट्रेन खड़ी हुई है, तो ट्रेन को पार करेगी ना, पार करा दो। तो कहोगे हाँ सर, ये ऊपर चला जाएगा, ये 6 8 48, 18 8 144 डिवाइड बाई 5, तो 5 दुनाई 10, 5 8 40, 0.8 किलोमीटर। हाँ सर, 28.8 सेकेंड, किलोमीटर नहीं सेकेंड। समझ में आ रहा भाई? इसको ऑब्जर्वर ट्रेन है, ट्रेन को पार करने में ट्रेन की लंबाई प्लस 280 मीटर अपनी लंबाई बराबर रिलेटिव डिस्टेंस, स्पीड दिया है तो दूरी दिया है, चाल दिया है, समय निकालने में क्या डाउट है भाई? कोई डाउट नहीं है। 14 + 6 √5 का वर्गमूल कितना होगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। 14 + 6 √5 का वर्गमूल क्या होगा? आपको पता अंडर रूट में जैसे प्लस लगा है तो ये कंफर्म है, a² + b² + 2ab के फॉर्म में होगा, क्योंकि जब ये करोगे तो भाई ये a + b का होल स्क्वायर करोगे और ये अंडर रूट इसका क्या होगा, a + b, यानी कंफर्म है इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। आपको ला दीजिए भाई, ला दीजिए। कैसे लाओगे? यहां देखो 6 √5 यानी 2ab बनेगा, 2 × ab बनेगा। अब आपके पास ऑप्शन है, जैसे 6 √5 है तो 2 तियां 3 और √5 मतलब 2 तो बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा 2ab में, बचा क्या? a ये मान सकते हो, b मान सकते हो। जब 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 का स्क्वायर करोगे √5 का स्क्वायर 5, तो 14। हाँ हो गया भाई, यानी 14 को 9 और 5 में ब्रेक करो
तो 9 को आप लोग 3 का स्क्वायर बोल सकते हो और 5 को √5 का स्क्वायर। आगे 2 इंटू ए का मतलब आगे 2 इंटू ए का मतलब 3, बी का मतलब √5। क्या ये लिखा गया है आपका? यहाँ लिखा गया है। जब लिखा गया इसको क्या बोल सकते हो? 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 3 प्लस √5। हाँ सर, ये तो बहुत बार पढ़ा सर, कोई डाउट नहीं। बताओ, कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है। अब कुछ लोग इसको देख के ही बता देते होंगे, बहुत सारी बार आप लोग क्या करोगे? 2 इंटू 3 अंडर √5, तो 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, 9 5 14, तो 9 का मतलब 3 और √5, ये आंसर आ जाएगा भाई। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है और 5 का मतलब √5 का स्क्वायर है। स्क्वायर से पूरा अंडर रूट कट जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 3 अंडर √5 इज द करेक्ट आंसर। कहोगे यस सर, वेरी गुड। तो आई होप यहां तक किसी कंफ्यूजन नहीं होगा तो भाई आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। डेली यार आप लोग आते नहीं है, पहले शाम को भी आइए, शाम को 7 बजे जो है अब मैथ्स की क्लास डेली कर दी गई है, 7 बजे आप आएंगे। और जो है जो इसके पहले किसी भी टॉपिक में डाउट है, आप शिवानंद सर के नाम से भाई स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना सारे मिल जाएंगे। और भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, मतलब मैसेज करेंगे, हम फिर से आपको डिस्कस करेंगे भाई वो। और कोई बैच ज्वाइन करने पर पता है भाई, प्रैक्टिस 10 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर यानी 15 प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में मिल रहा है। आपको अभी 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, 6 में आपको एक आइडिया हो गया। ये बेसिक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और फिर अब आप कमेंट करके कमेंट करोगे, फिर हम कुछ चैप्टर्स आपको मतलब डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो बार बार आते हैं, और फिर आपको मॉडरेट प्रैक्टिस सेट कराएंगे और फिर टफ वाले। यानी यूपी पुलिस का एग्जाम होते होते भाई आपके माइंड में, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो सारे क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में जितनी बार आए हैं, जो रिपीटेड है, सब आपको रट जाएगा। रट जाने का मतलब आप सब सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सब में फिर से मिलते हैं। और तब तक के लिए भाई आज के लिए हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। और कोशिश करिए भाई खुद तो सॉल्व करिए, दोस्तों को शेयर कराइए। और शाम के 7 बजे भाई, यानी शाम के 7 बजे टाइम हो गया, इस टाइम पर जरूर जो है आप जो है हमसे रूबरू होइए। तब के लिए गुड नाइट, जय हिंद।